देखिए इस टाइम बहुत बड़ा गैप है अवाम के और इदारों के दरमियान, रियासत के दरमियान। ये कल को पेशावर में बम धमाके होंगे, कल को पेशावर में टारगेट किलिंग होंगी, कल को पेशावर में पॉलिटिकल लोग वहां पे शहीद होंगे। जिस दिन हमने पुख्तूनों ने ये फैसला किया कि हम इस सरजमीन के ऊपर मजीद जंग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई किसी भी लिबादे में आके हमारे अमन को खराब करे, कोई तालिब है, कोई बैड है, कोई गुड है, जो भी है, अमन हम खराब करने नहीं देंगे। मुल्क हमारा है, लोग हमारे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की जिम्मेदारी है। जितने लोग आज जनाजे पे निकले खानजेब के, इतने पेशावर में निकला है, मैं देखता हूँ कौन दहशतगर्दी करता है। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं वकार बगार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए शाहिद खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज खटक साहब की मुझे कॉल आई और कहते हैं जी इंटरव्यू देना चाहते हैं। मैंने कहा ऑन एयर पूछते हैं क्या इंटरव्यू देना चाह रहे हैं सर? आप घर के लिबास में थे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने आज जितने मीडिया में मेरे दोस्त हैं, एंकर्स हैं, उनमें से मैक्सिमम को मैंने कॉल्स की, क्योंकि आपको पता है मैं अभी मीडिया फेस हूँ, तो मीडिया पे जाता हूँ तो ताल्लुकात बन गए। तो मैंने उनको कहा कि मुझे 15-20 मिनट का सोलो सेगमेंट चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आज हम सेनेट से हट के बहुत सी ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं इनको छोड़ के आप मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के अमन के हवाले से मेरे साथ बातचीत करें। मैं चाहता हूँ कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम इस टाइम जिस जंग में, जिस आग में हमें धकेला जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर बातचीत करूँ। तो जो आप सबका माजरत। क्यों? ये तो अवामी मसला है, इसमें तो कोई देखिए सोशल मीडिया के ऊपर तो सब बोलते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी शायद, इसलिए मुझे ने वो उनका इंटरेस्ट किसी चैनल ने नहीं टाइम नहीं, बस मैंने उन्होंने नहीं दिया। जब नहीं दिया तो बस फिर मैं नहीं गया। मैंने आपको इसलिए कॉल की कि मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए कल हमारा एक पॉलिटिकल खानजेब, मौलाना खानजेब, जिसकी जो शहीद हुआ, तो उसका क्या कसूर था? उसने क्या किया था कि उसने सिर्फ अमन की बात की थी ना, कुछ और तो नहीं मांगा था। अगर मैं अभी आपके साथ बात करूंगा तो मैं अमन की बात करूंगा, मैं किसी जंग की बात नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो रियासत को बुरी लगे या किसी और को बुरी लगे। सोशल मीडिया पर उसका जो रिएक्शन आया, कुछ लोग स्टेट के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी जिन्होंने मारा है वो दहशतगर्द थे, तो दहशतगर्दों से सवाल पूछे। देखिए रियासती पॉलिसी ऐसी रही है माजी में, ये जंग आज की तो नहीं है, ये तो पिछले 20-25 सालों से, जब 9/11 हुआ अफगानिस्तान के ऊपर, अमेरिका का अटैक हुआ, इमरान खान चीख रहा था, तहरीक इंसाफ चीख रही थी, वहां के मकामी लोग कह रहे थे कि जी ना जाए पराई जंग में, ना हमें इस जंग में आप घसीटें। अब उस जंग का आज हम वो फ्रंट से हम फेस कर रहे हैं उन चीजों को। आज हम मर रहे हैं, आज हम शहीद हो रहे हैं। क्यों हम शहीद हो रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा, सबसे ज्यादा इस्लाम तो खैबर पख्तूनख्वा में है। आपको सबसे ज्यादा नमाजी तो खैबर पख्तूनख्वा में मिलेंगे, आपको अगर हाजी मिलेंगे खैबर पख्तूनख्वा में मिलेंगे, जो सदका देते हैं, जो खैरात देते हैं, जो सबसे ज्यादा इस्लाम के करीब लोग हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में आपको मिलेंगे। और आ रहे हैं मेरे ऊपर आप इस्लाम तोप रहे हैं। मैं क्यों मरूं? मेरा कसूर क्या है? मैं किस लिए मरूं? कह रहे हैं अमन के लिए, जो अमन की डिमांड रखते हैं लोग, जो अमन की बात करते हैं, वो तो ये कहते हैं ड्रोन हमले ना हो, वो तो कहते हैं फौजी ऑपरेशंस ना हो, फिर उनके ऊपर अटैक क्यों? देखिए 11 से 12 ऑपरेशन हुए हमारे साहब का कबायली अजला में, उनकी क्या सक्सेस स्टोरी है? हमें बताएं कि उसमें क्या, उससे हमने क्या हासिल किया। तो अगर हम ये बताया गया कि जी ये ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो गया या दूसरे ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गए, तो उसके बाद तो नहीं होना चाहिए था वहां पे अमन और अमान की सूरत हाल अबतर। देखिए इस टाइम बहुत बड़ा गैप है अवाम के और इदारों के दरमियान, रियासत के दरमियान। आपने पहले उस जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करना होगा। किसी की, देखिए वहां पे आप किसी से भी जाके पूछ ले, किसी के ऊपर भी कोई एतमाद नहीं है। वहां पे जो भी असला उठाता है अवाम को डर रहा है कि जी ये हमारा अमन खराब ना हो जाए इन चीजों से। देखिए हमारे लोग तो आपसे खाना नहीं मांग रहे, पीना नहीं मांग रहे, कारोबार नहीं मांग रहे, आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, आपसे अमन मांग रहे हैं। तो अगर मेरे अमन, आप मुझे मेरे अमन नहीं दे सकते, और हमारे रियासत से यही गिला है कि जी हमें अमन दे, और मुझे खदशा क्या है? देखिए अभी हमारे पहले बाजोड़ में हालात खराब हो रहे हैं, फिर मोमन में खराब होंगे, खैबर में खराब हो रहे हैं, वजीरिस्तान में खराब हो रहा है, और इन तमाम अजला का इम्पैक्ट है मेरे खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। ये कल को पेशावर में बम धमाके होंगे, कल को पेशावर में टारगेट किलिंग होंगी, कल को पेशावर में पॉलिटिकल लोग वहां पे शहीद होंगे। और देखिए अमन जो है वो सबके लिए है। मेरा मौलाना खानजेब के साथ नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आज उसके बेटे रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम किससे मांगे? अपने वो लाश के सामने रो रहे थे, वो आप उसकी फरियाद सुन रहे थे कि मैं किससे मांगू अपने वालिद का ये खून, मैं किससे सवाल करूं, वो किसके पास जाए? देखिए अमन जो है ये, मैं
देखिए हमारा भी मसला है ना हमारे पख्तूनों का, हम जनाजा, आज आपने खान साहब का जनाजा देखा, बहुत तारीखी, बहुत बड़ा। बस जनाजों पे निकलते हैं। जिस दिन हमने पुख्तूनों ने यह फैसला किया कि हम इस सरजमीन के ऊपर मजीद जंग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई किसी भी लिबादे में आके हमारे अमन को खराब करे, कोई तालिब है, कोई बैड है, कोई गुड है, जो भी है, अमन हम खराब करने नहीं देंगे। हम निकले, हम बैठे, और ये आपके साथ इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से ये अपील करूं कि देखिए आज बाजोड़ में हो रहा है, आज वजीरिस्तान में हो रहा है, आज खैबर में हो रहा है, इससे पहले मेरे जिले कर के हालात खराब होने की कोशिश हो रही थी। देखिए आज अगर हम खामोशी से बैठ गए, आज अगर हम चुप करके बैठ गए, तो वही बम धमाके। देखिए 80,000 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए इस जंग में, हमारे मसाजिद महफूज नहीं रहे, हमारे पुलिस वाले शहीद हुए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इसमें शहीद हुए, हमारे सिविलियन इसमें शहीद हुए, हमारे एपीएस के बच्चे इसमें शहीद हुए। कौन मर रहा है? पख्तून। अमन का रास्ता क्या है? देखिए अमन का रास्ता यह है कि रियासत को अपने पॉलिसीज के ऊपर नजरसानी करनी होगी। अगर वहां पे वो लोग जा रहे हैं, वहां पे कोई वो वहां पे ऑपरेशन करना चाहते हैं या वहां पे कोई चीज करना चाहते हैं, लोगों के जहनों में यह है कि ये वसाइल के ऊपर कब्जे के लिए आ रहा है। तो इन चीजों को लोगों के जहनों में क्यों है ये? देखिए ये तो अब उनको सोचना चाहिए ना कि ये लोगों के जहनों में क्यों है, क्यों बिठा दिया गया है। देखिए वसाइल चाहिए ना, तो आज है लीगल, उससे जो कबायली लोगों का हक बनता है दे उनको उनका हक, जिसने लेके जाने ले जाए, वसाइल को गोली मारे। इस टाइम हमारे अमन का इशू बना हुआ है। आज मेरे मौत और जिंदगी का मसला बना हुआ है मेरा अमन। देखिए मैं पॉलिटिकल हूं, आज मैं एमएन हूं, चलो आज मुझे गोली नहीं मारी किसी ने, कल को मैं अपने जिले में फिरूं और टारगेट किलिंग के नाम के ऊपर मुझे शहीद कर दे, मुझे मार दे, कोई पता नहीं चलता वहां पे कि कौन है मारने वाला, क्यों आया है, मुझसे क्या लेने आया है। मैंने किसी के खिलाफ मैंने असलहा उठाया, मैंने किसी को मारा है, क्या मैं कोई कातिल हूं, क्या मैंने कोई 302 किया हुआ है? अगर पॉलिसी नहीं बदली जा रही और फिर ऑपरेशन किया जा रहा है, तो अमन जिरगे का एक कंसेप्ट है आपके यहाँ? देखिए जब तक आप अवाम को इत्मीनान में नहीं लेंगे, जब तक जो मिसकंसेप्शन है इस हवाले से उनको आप क्लियर नहीं करेंगे, तब तक ये चीज नहीं कर सकते ना ऑपरेशन होगा। आप एमएनए हैं, आपकी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट में तो आप हैं, पार्लियामेंट में कौन, पार्लियामेंट में हमारे आम तकरीरें नहीं चलाते, तो अगर इस इशू के ऊपर मैं बात करना शुरू कर दूं तो कौन सा चलाएंगे? मेरे आप देख रहे बजट में मैं 4 तकरीरें मैंने की हैं, एक 12 मिनट की थी 4 मिनट पे आ गई, दूसरे 4 मिनट की थी 1 मिनट पे आ गई। क्यों? मुकद्दस तब होता है कि जब आप वहां पे इलेक्टेड लोगों को बिठाएं, कि जब वो किसी के कंधे के ऊपर आके उधर आके बैठ जाते हैं, जब आप इलेक्टेड नहीं होते, जब अवाम आपको ईवान में इलेक्ट नहीं करके भेजती, तो फिर तो ये चीजें चलती है। देखिए डेमोक्रेसी होती क्या है, जमहूरियत होती क्या है, कि जमहूरियत में बुनियाद अवाम होती है, मुझे रिजेक्ट करती है, मुझे इलेक्ट करती है, मुझे वोट देती है, मुझे नहीं देती। अगर मैं हारा हूं और मैं ईवान में बैठ जाऊं, तो जो जिसने मुझे वहां पे भेजा होगा ना, मैं उसके सामने के तले बैठा हूंगा ना, तो फिर तो मैं वही करूंगा। हम इसे थोड़ा आसान करते हैं कबायली इलाकों को समझने के लिए, मैं अपने लिए भी, पॉलिसी कौन बनाता है? ये ऑपरेशन होगा नहीं होगा? ये देखिए उस वक्त कुछ हमारी माजी की भी गलतियां हैं। ठीक है, जब 9/11 हुआ, जब हमने अमेरिका को अड्डे दिए, जब हम पराई जंग में गए, जब हमने उनकी खुशनुदी के लिए, उनको खुश करने के लिए हमने अपने ही इलाकों में ऑपरेशन शुरू किए, उसके बाद ये चीजें फाटा में देखिए जिनकी गर्द नहीं होते वो दहशतगर्द बन जाते हैं। देखिए वहां पे ड्रोन हमले हुए हैं, एक दहशतगर्द मर 15 उसमें आम लोग मरे, एक घर के ऊपर गिरा उसमें खवातीन शहीद हुए हैं, उसमें बच्चे शहीद हुए हैं। तो देखिए जब इतनी बड़ी वहां पे जंग हुई 15-20 साल की, तो उसका तो इम्पैक्ट आएगा, उसका तो इम्पैक्ट आना था। और आज तो अमेरिका चला गया अफगानिस्तान से, अब क्या इशू है? पहले तो चलो वो कह रहे थे कि जी हम जिहाद के नाम के ऊपर लड़ रहे हैं, या कोई हम यहाँ पे हम बड़े तगड़े मुसलमान हैं। आज क्या हुआ है? आज मेरे आम लोगों को क्यों मार रहे हैं, क्यों शहीद हो रहे हैं मेरे आम लोग? किस लिए शहीद हो रहे हैं? क्या गुनाह किया है? मौलाना खान साहब ने क्या गुनाह किया होगा? उसने क्या किया होगा? उससे पहले हमारा दूसरा आलिम है, उसको शहीद कर दिया। पॉलिटिकल लोग, देखिए पॉलिटिकल लोग तो बड़े मासूम होते हैं, वो तो बड़े इजी टारगेट होते हैं। अलार्मिंग है, जो बहुत अलार्मिंग है। अमन की बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, इससे पहले जिन मौलाना साहब को किया गया शहीद, उनके ऊपर भी यही था कि वो अमन चाहते थे, अमन की बात करते थे। मौलाना खान साहब भी यही करते थे। अमन वाले लोग क्यों टारगेट? अभी अमन की वजह से तो मुराद भी आज रूपोश है। देखिए मुराद का सिर्फ तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है
क्यों तहरीक इंसाफ का 9 मई का या FIRs का सब भुगत रहे थे, वो भी भुगत लेता। अगर इमरान खान जेल में पड़ा है तो मुराद भी आज जेल में पड़ा होता। लेकिन उसका भी यही इशू था कि उसने अपने लोगों को अलर्ट किया कि अपने अमन के लिए आपने खड़ा होना है, और आपके इंटरव्यू के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्या है फिर कबायली इलाकों में रहने वालों की? गारंटी ये है कि वहां पे हमारे अपने लोग, आप उनके साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करके देखिए मसला क्या बना हुआ है। मसला ये है कि हमारा जो नौजवान है फाटा में या हमारे कबायली अजला का, वो कहीं और दूसरे डगर खड़ा है और वहां पे मखसूस लोग हैं, उनके साथ ये बैठते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए जब तक आप नौजवानों को सुनेंगे नहीं, जब तक आप उनकी तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक उनकी चीजें टेबल के ऊपर नहीं आएगी, तब तक ये मसला नहीं हल हो सकता। आपने अवामों के एन उमंगों के मुताबिक इस मसले को सेटल करना है। हाँ, दहशतगर्दी है, फॉरेन एलिमेंट्स भी है, इसको भी कोई वो इग्नोर तो नहीं कर सकता कि वहां पे आते हैं, बॉर्डर पार चीजें हो रही हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने में आपको सबसे ज्यादा मददगार आपको मकामी लोग आएंगे उसमें। अब आप उस पॉइंट पर आ रहे हैं कि आप आम अवाम वहां जो रहती है उन्हें एंगेज करें, उनके साथ डिस्कस करें, फिर वो जो एंटी स्टेट एलिमेंट है वहां पर या फॉरेन जितनी भी ताकतें वहां पर इन्वॉल्व हो रही हैं उन तक फिर पहुंचे। देखिए, आप बजाय इसके कि किसी ऐसी कमरे में बैठकर फैसला करके ऑपरेशन करें। देखिए जब तक इत्तेमाद साजी ना हो, मेरे और आपके बीच कोई इत्तेमाद का रिश्ता जब तक नहीं बनता ना, ये चीज नहीं बन सकती। रात को उधर आके तालिब किसी के घर में खाना खाता है, सुबह उधर फौजी पहुंचे होते हैं, वो कहते हैं जी वो भी असला लेके कहते खाना निकालो और मैं मार रहा हूं। जब मैं खाना दूं तो फिर आप सुबह आ जाते हैं कि जी क्यों खाना खिलाया है। एक आम बंदा जिसके पास कोई असलाहा ना हो, जिसके पास कोई चीज ना हो, ये हो रहा है कि वहां तालिब जाते हैं। देखिए आप जाके पूछ ले, आप ये माइक जाके किसी भी उन इलाकों में आप पूछ ले, वहां पे जाते हैं कि रात को निकालो खाना, खाना ना दो तो वो गोली से मारते हैं, खाना दो तो सुबह को रियासत नहीं छोड़ती। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि मिल बैठ के कबायली नौजवान को, कबायली मशरान को, पॉलिटिकल लोगों को, सबको मिला के, सबके साथ बैठ के बातचीत करके उनको इत्तेमाद दें कि जब आपका इत्तेमाद बहाल हो जाए, अगर कोई फॉरेन एलिमेंट है, कोई दहशतगर्द है, किसी भी उसमें आया हुआ है, तो जब मुझे ये इत्तेमाद होगा कि मैं अगर वकार को कोई इंफॉर्मेशन दूंगा वो लीक नहीं होगी, तो जब मेरे रास्ते से कोई गैर बंदा मेरे गांव में गुजरेगा ना, तो मैं वकार को जरूर कॉल करूंगा। लेकिन अगर मुझे इस बात का डर हो कि मैं वकार को कॉल करूं और वो जो मेरे गली से गुजर रहा है उसने रात को मेरे घर के ऊपर हमला कर दिया, तो मैं क्यों बताऊं? इतना गैप है ट्रस्ट डेफिसिट का। और ये एतमाद टूटते रहे फिर हुआ। देखिए इस एतमाद को टूटने में बड़ा वक्त लगा है। ये तो आप उन लोगों से पूछे कि जिनके घरों से जनाजे उठे, ये तो आप उन बच्चों से पूछे कि जिनका वालिद बेगुनाह शहीद हुआ है मस्जिद के अंदर धमाके में, ये तो आप उनसे पूछे जो आम वो कारोबारी था, 10-50 रुपए कमा रहा था, जब उसको टारगेट किलिंग में इसलिए कत्ल किया गया कि वो बता नहीं दे रहा था, तो ये तो आप उनसे पूछे। अब अमन जिरगा वहां एक होता है, उस अमन जिरगे का क्या किरदार है, क्या फर्क पड़ता है उससे? देखिए अमन जरगा जो है ये बड़ा जरूरी है, होना चाहिए वहां पे, कि वहां के पॉलिटिकल लोग, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की अवाम, और मैं यूथ नौजवानों का बार बार जिक्र कर रहा हूं, अगर आप इसको वो करें, हमारे नौजवान मिलके एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिसमें रियासत को भी मसला ना हो, रियासत के लिए भी आसानियां हो, रियासती इदारों के लिए भी आसानियां हो। जी ये भी कोई तरीका नहीं है कि हम जाके उधर रियासती इदारों के सामने खड़े होकर फिर वहां पे नारे लगाएं, उनको भी बुरा लगता है, अवाम को भी। देखे हमारी अपनी फौज है, कोई नफरत नहीं है फौज से, हम कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी फौज कमजोर हो, लेकिन जब आप उधर कंट्रोल आपके पास है, जब इख्तियार आपके पास हो जगहों का, तो फिर तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। वहां की मुकामी हुकूमत जिम्मेदार है सब इसमें मैं किसी को भी बरूल जिम्मा नहीं ठहराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबको, जो देखे मुल्क हमारा है, लोग हमारे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की जिम्मेदारी है। उसमें अगर फेडरल गवर्नमेंट आती है, सूबाई आती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आती है, तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो सबके ऊपर आती है। लेकिन देखिए सूबाई हुकूमत का मसला क्या होता है, सूबाई हुकूमत के पास एक पुलिस होती है, एक स्पेशल ब्रांच होती है। अब पुलिस जो है वो आपको रूटीन के क्राइम कंट्रोल करके दे या वो आपको दहशतगर्दी कंट्रोल करके दे, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते चीजों का। अभी
रियासती पॉलिसीज बड़ी मैटर करती है कि पॉलिसी क्या चल रही है। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट का जिक्र किया कि पार्लियामेंट में पॉलिसीज बनती देखिए पार्लियामेंट, ये रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, इसके पास इख्तियार किधर से आ गया? है। आप एज पार्लियामेंटेरियन बेबस हैं आज मेरे इस पास मामले कुछ पर? भी नहीं है अपने अवाम के लिए इस वक्त। मेरे पास 1% की उनके मसले का हल नहीं है बहैसियत पार्लियामेंटेरियन। मुझे मुझे आपको पता है कि मुझे ये भी पता है कि मेरे बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आंखों में नजर आ रहा है। नहीं तो हम बेबस हैं इस मामले में। देखिए आज मौलाना खानजेब शहीद हुआ है, कल को कोई दूसरा शहीद होगा, और शहीद क्यों हो रहा है? अमन के लिए। मैं तो नहीं चाहता ना कि कोई लड़ाई झगड़ा हो मेरे इलाके में, लेकिन हमारे पख्तूनों का भी तो मसला है ना। उनको कहे आप बड़े गैरतमंद असला उठा लेते हैं, वो भी उनको इश्यूज तो हम में भी है, ये नहीं कि हम में नहीं है। पूरी दुनिया में आपको कहीं भी असला की नुमाइश नहीं नजर आएगी। हमारे केपी के लोगों में देखे, शादी होती है तो भी असला की नुमाइश करते हैं, कोई खुशी होती है तो भी असले की नुमाइश करते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो उसको हम वो क्लाशन को पकड़वा लेते कि जी आप निशाना मारो। तो हम में भी तो मसले हैं, ये नहीं कि हमें मसले नहीं है। हमें कलम उठाना होगा, हमें इस असले को फेंकना होगा, इससे मोहब्बत, इससे प्यार हमें खत्म करना होगा। अब मैं कहीं पे भी चले जाए हमारे जुनूबी पख्तूनख्वा में, दूसरे घर जाएंगे 10 बैठे होंगे कलाशनकोफ के साथ, वो डाले होंगे। क्या मतलब है इन चीजों का? क्या जिस तरह वहां पर दहशतगर्दी एक दिन में नहीं, सदियों दहाइयों में आई, जिस तरह वहां पर एतमाद का रिश्ता एक दिन में नहीं टूटा, दहाइयों में टूटा है, उसी तरह ये जो आप बता रहे हैं कि कलम की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, वहां पर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाए, ये भी एक दिन में नहीं आएगा, एक टाइम लगेगा। उसकी शुरुआत कब होगी? देखिए उसकी शुरुआत हमें अपने घरों से खुद करनी होगी। अगर मेरा बेटा, मेरा भाई वो असला उठा के बाहर निकल रहा है, मैं नहीं पूछ रहा उससे सवाल, मतलब हर चीज हमने डंडे के जोर से ठीक करानी है। देखिए बहैसियत कौम हमें चीजों को ठीक करना होगा। बहैसियत कौम हमें सोचना होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। हम ब्लेम गेम तो बहुत खेलते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर तो बड़े इल्जामात लगाते हैं, लेकिन हमें भी सोचना होगा ना कि मतलब बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत पुख्तून हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर मैं वहां पे बैठ के 10-15 लोग बुलाए हुए हैं और उनके साथ असलहा है, तो मैं क्यों नहीं सोच रहा? मेरे वालिद साहब, मेरे फैमिली, मेरे चाचा, हम तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो वो क्यों नहीं डिस्करेज कर रहे उन चीजों को? बहैसियत कौम हम में भी बड़े मसले, ऐसा नहीं है कि हमें मसले नहीं है। हम तो सिर्फ जनाजों पे निकलते हैं। जितने लोग आज जनाजे पे निकले खानजेब के, इतने पेशावर में निकला है, मैं देखता हूं कौन दहशतगर्दी करता है। ये सोचने का मुकाम है, और यही है कि आप हर एक स्टेप पर जाकर उसे रिफॉर्म्स करना शुरू करें। इख्तियारात जो है वो अवामी नुमाइंदों के पास जाए, पॉलिसी वो बनाए, अदारे उनके साथ बैठकर डिस्कस करें, आम अवाम को इंगेज करें। देखिए जब आप जिम्मेदारी का तायन करते हैं ना कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, हमारी वहां पे मिलिट्री की क्या जिम्मेदारी है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेदारी है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, आवाम की क्या जिम्मेदारी है, जब आप उन जिम्मेदारियों का तायन करेंगे, एक इत्तेमाद साजी की फिजा कायम करेंगे, तो ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। वरना कल को मैं शहीद होऊंगा, परसों कोई और होगा। देखिए दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, और ना अमन का कोई मजहब होता है। अमन हर किसी की जरूरत है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हमारे अकलियत भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख बरादरी भी है, मुख्तलिफ लोग हैं। देखिए जब आपका अमन होगा तो कारोबार आगे जाएगा, हमारे सूबे में खुशहाली आएगी। हम जितनी भी डेवलपमेंट कर लें, जितने भी रोड्स बना दे, जितनी भी ट्यूबवेल्स लगा दे, जितनी भी गलियां बना दे, जितनी भी हम डेवलपमेंट कर दे, अगर अमन नहीं होगा ना तो फिर वैसे हम ये ख्वारी कर रहे हैं वहां पे। लास्टली सर, पार्लियामेंट में आपकी स्पीच सेंसर हो जाती है, यहाँ नहीं होगी, क्या कहेंगे स्टेट से? देखिए मेरा एक मुतालबा है कि देखिए जब तक आप लोगों को बिठाएंगे नहीं, जब तक आप एक इत्तेमाद साजी का मरहला से नहीं गुजरेंगे, जब तक आप कंसर्न नहीं सुनेंगे, जब तक आप जो गमजदा लोग हैं उनको बिठा के उनसे बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप टेबल के ऊपर बैठ के इश्यूज एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। देखिए कामयाबी तब मिलती, देखिए कोई अगर हमारे इंडिया से कोई जंग हो रही हो ना, तो वो जंग लड़ना भी आसान है, जीतना भी आसान है। आमने सामने दुश्मन है, आमने सामने है। लेकिन जब आपका दुश्मन पोशीदा हो, जब आपको अपने दुश्मन को पहचानने में मसला आ रहा हो, क्योंकि उसका रंग भी मेरी तरह है, उसका लिबास भी मेरी तरह है, उसका रहना सहना भी मेरी तरह है, उसकी जुबान भी मेरी तरह है, तो फिर आप उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए ये बेसिकली गुरिल्ला जंगी होती है, मुश्किल होती है।
پختون تیار ہے ریاست کا ساتھ دینے کے لیے مگر ریاست اپنی پالیسیز کو ریفائز کرے. دیکھیں اب یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے رہنا ہے اس ملک کے اندر, یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم کدھر جائیں گے؟ ہماری کوئی باہر جائیدادیں تو نہیں ہے کہ ہم ادھر سے بھاگ جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن آئے, اس امن میں سب کردار ادا کرے, سب پولیٹیکل لوگ بھی کردار ادا کرے, ہمارے ملٹری جو ہے وہ بھی کردار ادا کرے, صوبائی حکومت بھی ادا کرے, جو بھی ہے فارم 47 کی ہے 2 نمبر ہے 4 نمبر ہے, لیکن حکومت تو ہے, بٹھا تو دیا ہے ان کو, وہ اپنا کردار ادا کریں. ایک اعتماد سازی کا وہ تو عمل تو ہے نا. دیکھیے کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہوگا, اتحاد ہوگا, کہ وہ سب کو بٹھا سکے. آج آپ نے خیبر میں دیکھا, خیبر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے. ابھی میں دیکھ رہا تھا وزیرستان میں لوگ سفید جھنڈوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بجور میں آج لوگ نکلے ہوئے تھے. تو دیکھیں وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں, وہ تو امن چاہ رہے ہیں. وہ کون دیکھیں, اگر اس نے کسی نے یہ کیا ہو کہ ہم اسلحہ اٹھا کے ہم لڑ رہے ہیں, سفید جھنڈے سفید جھنڈے ہیں, امن کا جھنڈا ہے, محبت کا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ جی بس کر دیں. ریاست کی ترجیح ہے یہ جو آپ کے مطالبات ہیں. اگر ترجیحات نہ ہو ان کی تو دیکھیں یہ آج تو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, اس سے پنجاب, سندھ, بلوچستان, کراچی, اسلام آباد محفوظ نہیں رہے گا. پہلے بھی ایسا ہوا. پریورٹی نہیں ہے تو بنانی پڑے. دیکھیں مناوا پولیس اسٹیشن جو تھا وہ تو لاہور میں تھا نا, اٹیک ہوا اس کے اوپر نا. راول پنڈی میں کیا اٹیکس نہیں ہوئے؟ کیا لاہور کی دیگر جگہوں پہ اٹیک نہیں ہوئے؟ کیا اسلام آباد میں اٹیکس نہیں ہوئے؟ کیا آج کوئٹہ کے حالات خراب نہیں ہیں؟ بہت خوفناک ہے. تو دیکھیں ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. ہم تو الرٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ آج اس قابل ہم ہیں کہ ہم اس حالات کو کنٹرول کر لیں. اللہ نہ کرے کل کو حالات اتنے خراب ہو جائے کہ ہم پھر اس کو کنٹرول نہ کر پائیں.